उन चीज़ों का जो कंपैरेटिव स्टडी है, जो तुलनात्मक अध्ययन है, उससे भी हमें बहुत मदद मिलती है। तीसरा स्रोत हमारा आता है जो आपने बताया था माइथोलॉजी का, हमारे जो पुराण हैं वो। तो प्राथमिक स्रोत यहाँ पर साहित्यिक ही है इंडोलॉजी में। तो इंडोलॉजी अगर आपको पढ़ना है तो इंडोलॉजी का प्राथमिक स्रोत आपके अपने ग्रंथ है, वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी और उनका फिर तुलनात्मक अध्ययन आप करके आगे बढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय साहित्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी आवश्यक है। कौन कौन से ग्रंथ आते हैं आप लोगों ने बताया। इसमें वेद हमारा सर्वप्रमुख ग्रंथ है और प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो, क्योंकि ऐसा कोई वेदों का समय निर्धारण बहुत कठिन है, क्योंकि पहले जो भारतीय लेखक होते थे वो अपने नाम के लिए या अपनी रचना की ख्याति के लिए बहुत कम प्रयासरत रहते थे। तो वो ना तो अपने कहीं किताब का, अब तो किताब छपती है तो उसमें सबसे पहले लेखक ही अपना लंबा चौड़ा परिचय देता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में आप देखेंगे तो ऐसा कोई आपको जरा सा इंडिकेशन भी नहीं मिलेगा कि उसका लेखक कौन था या उसकी रचना कब की गई, कहाँ की गई, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। इसको जानने के जो तरीके हैं वो तुलनात्मक भाषा विज्ञान के हैं, और या बाद में किसी ग्रंथ का कहीं रेफरेंस आ गया, संदर्भ आ गया दूसरे ग्रंथ में, तो उससे अपनी बात निकाला जाता है। वेदों का जो समय है जो प्रायः माना जाता है वो 1700 ईसा पूर्व से पहले का, वो एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा सकती, लेकिन फिर भी जो साक्ष्य हमें मिले हैं इसके बारे में आगे अभी एक दो जगह और डिस्कस करेंगे। उस साक्ष्य हमको इंडिकेट करते हैं कि ये कम से कम 1700 ईसा पूर्व तक, उससे बाद के नहीं हो सकते हैं, उससे पहले के ही होंगे। इसके बाद वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथों का नाम किसी ने सुना? हाँ बताएं, किसी एक ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताएंगे? बिल्कुल, बहुत क्या नाम है आपका? बहुत सही बताया आपने। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो वेदों की रचना होने के बाद बहुत काल तक वेद चलते रहे। धीरे धीरे वेद का अर्थ लोगों को भूलने लगा, कम आने लगा, क्योंकि भाषा का विकास होता है। तो भाषा के विकास के साथ पुराने ग्रंथ पढ़ने में बहुत समस्या आती है, तो उसके लिए, उसको समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बाद में लिखे गए। इनका जो रचना काल माना जाता है वो लगभग 1200 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आते हैं हमारे आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में जैसा कि उन्होंने बताया कि वेद के जो रिचुअल्स पार्ट थे, जो कर्मकांड के पार्ट थे, जो यज्ञ और पूजा करने की विधियां थी, उनके बारे में मुख्यतः ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया था कि किस तरह से करें, कैसे यज्ञशाला बनाएं, जब हम आग में आहुति देते हैं तो कौन सा मंत्र पढ़ें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों में दी। लेकिन धीरे धीरे पूजा पाठ करते हुए भी लोगों को लगा कि यज्ञ करना हर आदमी के सामर्थ्य में नहीं है। यज्ञ में पैसे भी बहुत खर्च होते थे, शारीरिक शक्ति भी बहुत खर्च होती थी। धीरे धीरे जब आदमी वृद्ध होता गया तो उनको लगा कि नहीं, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, हमको कहीं ना कहीं ऐसी चीज तलाशनी चाहिए जहां हमें शांति मिले। तब उन्होंने ये दर्शन शास्त्र का धीरे धीरे वो प्रारंभिक चरण था। लोगों ने शहर से छोड़कर गांव, जंगलों में जाना शुरू किया, और जंगल में जाकर वो जो चिंतन करते थे उस चिंतन धारा का नाम ही आरण्यक पड़ा। आरण्य जंगल वो कहते हैं संस्कृत में। तो
जो चिंतन जंगल में जाके किया जाता था, उस चिंतन को आरण्यक कहा जाने लगा। धीरे धीरे उस पे जो आधारित ग्रंथ थे उनको भी आरण्यक कहा जाने लगा। आरण्यक बहुत कम संख्या में मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो या तो प्रायः ब्राह्मण के साथ मिलते हैं या उपनिषद के साथ मिलते हैं, क्योंकि बाद में जिन लोगों ने कर्मकांड करना शुरू किया उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों को पकड़ा, जो फिलॉसफी में चले गए उन्होंने उपनिषद को पकड़ा। आरण्यक बहुत कम इस्तेमाल हुए, इसलिए आरण्यक बहुत कम पाए जाते हैं। आरण्यक और उपनिषद का समय लगभग 1000 से 800 ईसा पूर्व। उपनिषद ऐसे ग्रंथ हैं जो दार्शनिक क्षेत्र में बहुत उच्च स्तर के माने जाते हैं, और विशेषतः जब इसका अंग्रेजी और जर्मन में ट्रांसलेशन हुआ 18वीं 19वीं शताब्दी में, उसके बाद से ये ग्रंथ यूरोप में बहुत ज़्यादा फैल गए, यूरोप और अमेरिका में, और बहुत बड़ी संख्या में लोग भारत के प्रति, भारत के प्राचीन ज्ञान के प्रति आकृष्ट हुए। तो उपनिषद ही वो बिंदु है जिसने बाहर के देशों को भारत में शांति तलाश करने के लिए आकर्षित किया। आज भी यूरोप और अमेरिका में उपनिषद या वेदांत उपनिषद के दर्शन को ही वेदांत कहते हैं। वेदांत के नाम से जितनी संस्थाएं भारत में चल रही हैं, उससे कहीं अधिक संस्थाएं अमेरिका और यूरोप में चल रही हैं, और वो भी लगभग 8 से 3000 साल पहले लिखे गए ग्रंथ थे। तो इन ग्रंथों का इतना अधिक असर रहा है। इसके बाद सूत्र साहित्य हैं। सूत्र साहित्य में यज्ञ से संबंधित ही कल्प सूत्र आते हैं। उनका समय भी लगभग 600 से 100 ईसा पूर्व है। इसके बाद एक प्रमुख ग्रंथ आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है। उसमें आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व आचार्य पाणिनि ने यह ग्रंथ लिखा था, और आज तक वो ग्रंथ अभी तक उसी स्थिति में चला आ रहा है, और सारा हमारी जो संस्कृत भाषा है वो आज भी इसी पर अवलंबित है। और ये इसी ग्रंथ का चमत्कार है कि लगभग 2500 साल में संस्कृत का स्वरूप नहीं के बराबर बदला है। बाकी सारी कोई भी भाषा आप देख लीजिए, 200 साल में उसका स्वरूप एकदम बदल जाता है। आप हिंदी देख लीजिए, हिंदी आप कबीरदास और सूरदास की हिंदी पढ़िए और आज की हिंदी पढ़िए, ज़मीन आसमान का फर्क है। अंग्रेजी में आप शेक्सपियर की अंग्रेजी पढ़िए और आज की अंग्रेजी पढ़िए, ज़मीन आसमान का फर्क है। आज भी भारत के ही बहुत सारे विश्वविद्यालयों में शेक्सपियर की किताब अंग्रेजी, उसके साथ साथ अभी जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें ट्रांसलेट करके भी पढ़ाई जाती है बहुत सारी जगहों पर। लेकिन अष्टाध्यायी की वजह से संस्कृत का स्वरूप बिल्कुल नहीं बदला। इसके बाद रामायण और महाभारत, ये दोनों ग्रंथ भी हमारे हैं। इनका ये एक आदमी की रचना नहीं है, ये भी संकलित ग्रंथ है, और ये लंबे समय तक लगभग 600 वर्षों तक इनका संकलन होता गया, और हर आदमी इसमें कुछ न कुछ अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा जोड़ता गया, हर कथावाचक। तो इसीलिए वर्तमान इसका जो स्वरूप है वो माना जाता है कि वो लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक इसका निर्माण चलता रहा, इसका संकलन चलता रहा, और आज जो रूप है वो 300 ईस्वी का जो आखिरी रूप था वो बना हुआ है। इसके अलावा महाभाष्य है जो अष्टाध्यायी के एक व्याख्या है संस्कृत की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और पुराण ग्रंथ है, इसके बारे में आप सब जानते हैं। यहाँ दो ग्रंथों को आप देख रहे हैं कि हाईलाइट किया गया है, वेद और अष्टाध्यायी। इसका कारण यह है कि ये दो ग्रंथ इंडोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं, और आज भी इन पे इतनी ज़्यादा रिसर्चेस हो रही हैं, सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में बहुत सारे देशों में इंडोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स खोले गए हैं, वो सिर्फ वेद और अष्टाध्यायी पे ही रिसर्च कर रहे हैं। अभी भी लगभग हर वर्ष 100 के लगभग पुस्तकें वेद पे या अष्टाध्यायी पे बाहर से प्रकाशित होकर आती हैं,
और अच्छी यूनिवर्सिटीज इसमें रिसर्च वर्क करा रहे हैं। इसी तरह हमने जो सोर्सेज बताया उसमें दूसरा सोर्स था लिंग्विस्टिक्स का। वैदिक लिंग्विस्टिक्स में हम विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करते हैं जो भारत में इस्तेमाल हुई है। उसमें पहली भाषा है वैदिक लैंग्वेज, जो वेद की भाषा है। वेद की भाषा शुद्ध संस्कृत नहीं है, वो संस्कृत की भी मूल भाषा है और उसमें और संस्कृत में बहुत फर्क है। वैदिक संस्कृत भाषा के अलावा दूसरी भाषा संस्कृत भाषा है, जो हम पाणिनि के बाद से हम जिसका स्वरूप देखते हैं। और संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषाएं हैं, जैसे आज हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा के साथ हम बहुत सारी स्थानीय बोलियां, राजस्थानी भी हिंदी का है, छत्तीसगढ़ी भी है, इलाहाबादी भी है, अवधी भी है, ब्रज भी है, बहुत सारी बोलियां हैं। उसी तरह ये प्राकृत भाषाएं बहुत सारी थी। इन्हीं प्राकृत भाषाओं से हिंदी, मराठी, बंगला, उड़िया या भोजपुरी, ये सब भाषाएं इन्हीं प्राकृत भाषाओं से निकली है। ये इनमें से कोई भाषा संस्कृत भाषा से नहीं निकली है, ये सारी भाषाएं प्राकृत भाषाओं से निकली हैं, जिनका संस्कृत के साथ साथ ये हमेशा बोली जाती है। जैसे आज भी बहुत सारे लोग, हम लोग हिंदी में प्रायः जो मानक हिंदी है उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने घर में या अपने दोस्तों से बातचीत करने में हम प्रायः स्थानीय बोली का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से उस समय भी मानक के रूप में संस्कृत भाषा बोली जाती थी और स्थानीय बोली या प्राकृत अन्य दैनंदिन व्यवहार के लिए प्राकृत भाषाओं का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लिपियों के बारे में, लिपियों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है, जो सिंधु घाटी की लिपि है जो आज तक नहीं पढ़ी गई। इसके अलावा बहुत सारे पुराने सिंबल्स मिलते हैं। उनका जैसे स्वास्तिक है, स्वास्तिक एक सिंबल है। तो इस तरह के बहुत सारे सिंबल हमको पुरानी मुद्राओं में पुरानी मुद्राओं में मिलते हैं। फिर ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के बारे में आप लोग जानते हैं। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है जो अब तक पढ़ी जा सकी है, और भारत की लगभग, उत्तर भारत की लगभग समस्त लिपियां आज की और आसपास के देशों की, तिब्बती, बर्मीज, ये सब लिपि भी ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई है। इसी तरह एक खरोष्ठी लिपि है। खरोष्ठी लिपि हमारे देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में, जो अभी वर्तमान अफगानिस्तान का एरिया पड़ता है और पाकिस्तान का एरिया पड़ता है, वहां पर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि भी पढ़ ली गई है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में जिन चीजों से हम अपना जो साहित्यिक हमें साक्ष्य मिलते हैं उनको कोरबोरेट करते हैं, उनमें आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में फॉसिलाइज्ड बोन्स, हमको बहुत सारी हड्डियां जो जीवाश्म के रूप में प्राप्त होती हैं, उनसे उनकी डेट निर्धारित करके हम विभिन्न चरणों की, विभिन्न जो सिविलाइजेशन के जो डेवलपमेंट हुए हैं उनके विभिन्न चरणों की डेट निर्धारित करते हैं। फिर बहुत सारे अन्य मानवीय अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो, फिर स्टोन और जो पत्थर के औजार, मेटल्स के जो औजार मिले हैं उनसे भी हम डेट फिक्सिंग करते हैं, किस संस्कृति की हो सकती है, किस सभ्यता के हो सकते हैं, और उस सभ्यता के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। रॉक पेंटिंग्स, शैल चित्र के बारे में आप लोग जानते हैं? ये शैल चित्र भीमबेटका के बहुत प्रसिद्ध हैं।
भीमबेटका के अलावा मिर्ज़ापुर के आसपास के एरिया में जो सोन का एरिया है, नर्मदा का एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गुफाओं के अंदर बहुत पहले के लगभग 10,000 वर्ष 5 से 10,000 साल पुराने चित्र बने मिलते हैं। इनका सांस्कृतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन वो प्राप्त होते हैं। इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख, बहुत सारे शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इनकी जैसे जैसे इनकी लिपियां पढ़ी गई, इनकी भाषाएं पढ़ी गई, उससे उस समय के इतिहास की, समाज की बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं। मुद्राएं और सील्स एंड कॉइन्स बहुत सारे हमारे जो प्राचीन भारत की मुद्राएं हैं और विभिन्न राजाओं ने जो अपनी चलाई, जो सिक्के चलाए, उनसे भी हमें बहुत जानकारी मिलती है। उसमें जो लेख होते हैं या उसमें जो चित्र होते हैं उनसे। अब हम आते हैं मिसकंसेप्शंस की, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि लोगों को इंडोलॉजी के बारे में या तो पता नहीं है, जिन्हें पता है उन्हें बहुत सारे फैक्ट्स गलत पता है। तो उन फैक्ट्स के बारे में हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। भारत में मानव का इतिहास कितना पुराना है? अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से हमें 2.5 से 2 लाख वर्ष पुराना एक मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। ये हथनोरा जगह है मध्य प्रदेश में, वहां से। उसके बाद 3 और अस्थियां वहां से प्राप्त हुई हैं, 3 और हड्डियां मिली हैं। भले वो उस आदमी की नहीं है जिसकी खोपड़ी थी, लेकिन वो भी उसी पीरियड की है, 2.5 लाख से 2 लाख साल पुरानी। इसके अलावा जो मध्य नर्मदा घाटी है, वहां पर हमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं जो उन आदमियों के हैं जो 1.5 लाख से 1.5 लाख वर्ष पहले से लेकर 40,000 वर्ष पहले तक उस एरिया में विचरण करते रहे हैं। फिर एक और साक्ष्य मिलता है ज्वालापुरम, ये आंध्र प्रदेश में जगह है ज्वालापुरम की। वहां पर लगभग 74,000 साल से 70,000 साल के बीच का, उस समय आप लोग अगर कॉम्पिटिशंस की तैयारी भी करेंगे तो आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें आप देखेंगे कि इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था लगभग 70 से 74,000 साल पहले, और वो इतना भयंकर विस्फोट था कि उसमें कहा जाता है कि मानव की लगभग प्रजाति समाप्त सी हो गई थी। बहुत कम लोग बचे थे, और आज जितने लोग हैं वो सब उन्हीं जो कम लोग बचे थे उन्हीं की संततियाँ हैं। और इसकी वजह से लगभग भारत तक 6 इंच मोटी जो ज्वालामुखी की राख होती है उसकी एक परत आ गई थी। ज्वालापुरम में जब ये परत खोजी गई 6 इंच मोटी, इसके ऊपर और इसके ठीक नीचे दोनों तरफ एक ही सभ्यता, एक ही संस्कृति के जो पत्थर के औजार थे वो प्राप्त हुए। उससे ये तथ्य सामने आया कि जो ज्वालामुखी विस्फोट था उसने भारत में भी पूरी तरह से मानव प्रजाति को समाप्त नहीं किया था। और इस पे अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है इस पॉइंट पे, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज एंथ्रोपोलॉजी के दृष्टि से बहुत सारी थ्योरीज इस पे बन रही हैं। भीमबेटका का हमने बताया अभी आपको कि रॉक पेंटिंग्स जो है वहाँ पर वो 1,000 से 5,000 साल पुरानी है। तो इसका मतलब है कि भारत का जो इतिहास है मानव के संदर्भ में वो लगभग 2 से 2.5 लाख साल पुराना है। दूसरा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता से पहले भारत में कोई मानवीय बस्तियां या सिविलाइज्ड बस्तियां नहीं थी, या कृषि कार्य सिंधु सभ्यता में ही भारत में पहले देखा जाता है। इस पे बहुत सारी थ्योरीज पाश्चात्य विद्वानों ने बनाई हैं, लेकिन बाद में जो अभी पिछले कुछ वर्षों में खुदाई हुई है उससे बहुत सारी चीज़ें, ये तथ्य इनके गलत हुए हैं। इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण खुदाई हुई है मेहरगढ़ एरिया वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ पर
अभी 1985 में खुदाई हुई थी और उस उत्खनन में लगभग 8000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 6000 वर्ष ईसा पूर्व तक के एक विशिष्ट परत मिली है, जिसका अर्थ था कि उस समय यहाँ एक बहुत ही बड़ी संस्कृति सभ्यता चल रही थी। उसके बाद भी वो सभ्यता नष्ट नहीं हुई और लगभग 3000 वर्षों 3000 ईसा पूर्व तक वो सभ्यता चलती रही। ऐसे ही साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास लहुरा देवा जगह है और हरियाणा में भिराना, इन सब जगहों पर सिंधु सभ्यता से पुरानी सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये दिखी कि मेहरगढ़ में ही हमें सबसे पहले भारत में कृषि कार्य शुरू होने के जो साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। वहाँ पर आदमी ने खेती करना शुरू कर दिया था। हमें वहाँ चावल के दाने प्राप्त हुए हैं उस अवधि के। उसके अलावा उसी काल में इन्होंने पशुओं को, खासकर जो डेयरी प्रोडक्ट्स वाले पशु हैं, इनको पालतू बनाना शुरू कर दिया था और इनसे दुग्ध उत्पाद लेने लगे थे। एक अन्य मिसकॉन्सेप्शन है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो द्रविडियंस थे और उनकी जो भाषा थी वो प्रोटो तमिल थी, या तमिल जो वर्तमान तमिल है उसकी कोई मूल भाषा थी। ये मिसकॉन्सेप्शन इसलिए कहा जाता है कि ऐसा इसका कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। किसी सिंधु सभ्यता में जितने भी हमें मानवीय अवशेष मिले हैं उनमें किसी की भी डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया है, किसी का भी, कि मैच हो सके कि वो द्रविडियंस थे या आर्यंस थे या दोनों के थे या भारतीय थे, नॉर्मल भारतीय थे। जो साक्ष्य मिलते हैं थोड़े बहुत वो ये साबित करते हैं कि वो द्रविडियन सभ्यता न होकर वो आर्यंस की सभ्यता थी। आर्यंस का मतलब जो वैदिक लोग थे। इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता है उसकी समकालीन की सभ्यता सरस्वती नदी, जो वैदिक सरस्वती नदी है उसके पास देखने को मिलती है, जो हरियाणा के पास से बहती थी। और भारत की आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे क्षेत्र उत्खनन में प्राप्त हुए वो किए गए हैं जो सिंधु सभ्यता के समय के हैं और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जब तक सिंधु घाटी की भाषा नहीं पढ़ ली जाती या लिपि नहीं पढ़ ली जाती, ये नहीं कहा जा सकता कि वो द्रविडियन भाषा ही है या तमिल भाषा है। इसके अलावा एक ये भी कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक नहीं हो सकती। हमने पहले भी शुरू में चर्चा की थी इस बात की कि हमें सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं और वैदिक सभ्यता के साहित्यिक साक्ष्य। वैदिक सभ्यता का हमें कोई पुरातात्विक अवशेष नहीं मिलता और सिंधु सभ्यता का हमें कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता। इससे सीधा अनुमान ये लगता है कि बहुत संभव है दोनों सभ्यताएं एक रही हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इस पर पाश्चात्य विचारकों का ये कहना है कि दोनों अलग अलग सभ्यताएं थी, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता में हमें अवशेष प्राप्त हुए वो एक नगरीय सभ्यता को बताते हैं। आपने पढ़ा होगा 6th 7th 8th में भी हम लोग पढ़ते थे कि वहाँ पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के शहर की नालियों के बारे में, वहाँ स्नानागार किस तरह से बना हुआ था और जो टाउनशिप थी उनकी इतनी कैलकुलेटेड थी, उसको वो एक तरह से नगरीय सभ्यता ही मानते हैं। जबकि इसके विपरीत वेद की जो सभ्यता है वो जंगल के पास रहने वाले, वो एक ग्रामीण एरिया में कृषि कार्य करने वाले लोग इस तरह से मानी जाती है, तो वो एक ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। ऐसा इन लोगों का तर्क है कि वो दोनों सभ्यताएं अलग अलग थी, एक नगरीय थी एक ग्रामीण थी, वो अलग है। फिर वेद में हम लोग घोड़े का, रथ का और पहियों का जिक्र पाते हैं या लोहे का जिक्र पाते हैं, जो खुदाई में हमें इनका कहना है कि सिंधु सभ्यता में नहीं मिला, इसलिए भी दोनों सभ्यताएं अलग हैं। ये माना जाता है, इनका कहना है कि आर्यंस ने अटैक किया
17th सेंचुरी BC में आए और अटैक किया, और ये लोग द्रविडियंस थे उनको हटा दिया और खुद रहने लगे। लेकिन इन चीज़ों का कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। आर्यंस, अभी तक जो थ्योरी आई है, अभी तक जो टेस्टिंग हुई है DNA टेस्ट, उससे यही लगता है कि आर्यंस यहाँ के मूल निवासी थे, वो कहीं कहीं से बाहर से नहीं आए। बाद में पिछले 10-15 वर्षों में उत्खनन में हमें ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिल गए, हमें रथ मिल गए। अभी 3 वर्ष पहले बागपत में, उत्तर प्रदेश के बागपत में सोनौली जगह पे उत्खनन हुआ था, वहाँ पर रथ और घोड़े का हमें साक्ष्य मिला है, और स्पोक व्हील का भी, जो चक्के वाले पहिए होते हैं, उनका भी साक्ष्य मिला है। तो जो अभी तक इन लोगों का ये मानना था, पाश्चात्य लोगों का, कि दोनों सभ्यताएं एकदम अलग हैं, ऐसा नहीं है। संभव है दोनों एक भी हो सकती हैं। एक और बिंदु आता है ऋग्वेद का, कि ऋग्वेद बहुत बाद में लिखा गया, 12वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच। ये एक प्रोफेसर मैक्स म्यूलर हुए थे, मैक्स म्यूलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने वेदों के लिए सबसे पहले वेदों को पब्लिश कराने का काम इन्होंने ही किया। इन्होंने एक बहुत सारे लोगों से मिलकर वेदों को लिखवाया और उसको एक सीरीज में पब्लिश कराया। ये 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में वेद के लिए इन्होंने बहुत काम किया। उस समय लोगों ने इनसे कहा कि आप ये बताइए कि वेद लिखे कब गए थे। इन्होंने कहा, अनुमान लगाया, इन्होंने कहा वैसे तो वेद का टाइम नहीं फिक्स किया सकता, लेकिन मेरे विचार से ये 10th सेंचुरी के या 12th सेंचुरी के बाद के नहीं हो सकते। उस समय तक सिंधु सभ्यता नहीं खोजी गई थी। लोगों का ये मानना था कि भारत में सिकंदर के आक्रमण से पहले कोई सभ्यता नहीं थी। तो उसके हिसाब से इन्होंने 5 या 700 साल पहले जोड़ दिया। बाद में लगभग 10 वर्ष बाद मैक्स म्यूलर ने अपना मत बदल दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, ये 1500 से 1600 ईसा पूर्व से बाद के नहीं हो सकते। लेकिन आज भी लोग इनका जो पहला मत था उसी पे अपना सारा वो बनाए हुए हैं, अपना सारा तर्क बनाए हुए हैं, जबकि मैक्स म्यूलर ने खुद अपना बदल दिया। तो वेद और वैदिक लैंग्वेज के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये 1700 ईसा पूर्व से के बाद के नहीं हो सकते, उससे पहले के ही हैं। फिर हमें वेद और शतपथ ब्राह्मण में, एक ब्राह्मण ग्रंथों में एक शतपथ ब्राह्मण है, उसमें एस्ट्रोनॉमिकल साक्ष्य, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस है उसमें, और वो कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो ये संकेत देती हैं कि वो शतपथ ब्राह्मण वाली कैलकुलेशन 1250 ईसा पूर्व के आसपास की है, और जो वेद की है वो लगभग 2600 या 2800 ईसा पूर्व की है। इस आधार पर बहुत सारे विद्वानों ने, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एक जर्मन याकोबी नाम के विद्वान थे, उन लोगों ने ये मत दिया कि ये बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, वैदिक सभ्यता, और वो वेद को उन्होंने 3000 वर्ष पुराना रखा। इसके अलावा एक गोगसपोई नाम की जगह है, ये टर्की के पास पड़ती है। वहाँ पर 14th सेंचुरी की 14 शताब्दी ईसा पूर्व की कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, कुछ शिलालेख मिले हैं, जिसमें वहाँ के मितानी राजा और इत्ती राजाओं के बीच संधि है। वहाँ पर ऋग्वेद के 3-4 देवताओं के नाम, इंद्र का नाम, वरुण का नाम, दासत्य देवता का नाम, ये मित्र देवता का नाम, ये 4 नाम आए हैं। तो इसका मतलब है कि वो नाम उस समय भी इन लोगों के देवता के रूप में ख्याति थी, और ऋग्वेद का काल भी वो 1400 से पहले ही होगा, 14वीं शताब्दी से। फिर 14वीं शताब्दी का ही एक टेक्स्ट वहाँ का मिला हुआ है, एक पुस्तक मिली है कि कुली नाम का एक आदमी था, उसकी लिखी हुई हॉर्स ट्रेनिंग पे, घोड़े के प्रशिक्षण पे। उसमें बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं, जैसे गिनती संस्कृत की है 1, 2, 3, 4, या घूमने के लिए आवर्तन, वर्तन, इस तरह के शब्द, बहुत सारे संस्कृत शब्द हैं जो उनकी क्लोजनेस दिखाते हैं संस्कृत के भी, या वैदिक संस्कृत की अगर कहें तो ज़्यादा हैं। तो उससे भी ये सिद्ध होता है कि ये वेद हमारे 1500-1700 ईसा पूर्व के इधर के नहीं हो सकते, उससे पहले के हो सकते हैं।
आखिरी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि भारत में कोई राइटिंग सिस्टम, कोई लेखन की प्रणाली नहीं थी और वो सिकंदर के आक्रमण के समय तक भी नहीं थी। फिर लोगों का कहना है कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो अशोक के काल से शुरू हुई। उसको ये लोग इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि अशोक के शिलालेख भारत भर में मिले हुए हैं। लेकिन ये बात भी ठीक नहीं है। हमें सिंधु सभ्यताओं में लेख मिलते हैं, उसके अलावा जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसकी और सिंधु स्क्रिप्ट में इतनी ज़्यादा समानताएं हैं कि ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता की स्क्रिप्ट से ही निकली हुई है। फिर वेद में आप लोगों को पता है मंत्र है। मंत्र एक कविता के रूप में है, पद्य के रूप में है और छंद के रूप में है। तो छंद के रूप में उसको बनाना, उसकी मात्राओं की कैलकुलेशन वो बिना लिखे पॉसिबल नहीं है। तो किसी न किसी स्टेज पे उसको लिखा गया, शुरू में जब उसकी रचना की गई होगी तो कहीं ना कहीं लिखा गया होगा। फिर पाणिनि की अष्टाध्यायी में लिपि शब्द आता है और लिखने के बहुत सारे उसमें साक्ष्य हैं। एक इसी से जुड़ा हुआ है जो बहुत पाश्चात्य थिंकिंग को भी दिखाता है। इंडिका, मेगास्थनीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों ने मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था और उसने यहाँ के बारे में लिखा। पाटलिपुत्र आया था तो उसने अपनी यात्रा के बारे में और पाटलिपुत्र नगर की व्यवस्था के बारे में। आप लोग मनुस्मृति का नाम सुना है? स्मृति ग्रंथ जानते हैं ना? चंद्रगुप्त के समय में जब ये आया तो उस समय भारत में क्या था कि जो न्याय व्यवस्था चलती थी वो स्मृति ग्रंथों पर आधारित होती थी पहले। तो चंद्रगुप्त के समय में भी स्मृति ग्रंथों पर आधारित चल रही थी। मेगास्थनीज ने इंडिका में एक लाइन लिखी। उसने देखा कि यहाँ पर स्मृति ग्रंथों के आधार पर न्याय व्यवस्था चलती है, तो उसने लिखा कि ये लोग स्मृति के आधार पर न्याय व्यवस्था चला रहे हैं। स्मृति को उसने जो शब्द दिया उसको समझ में नहीं आया। उसने इसे अंग्रेजी में मेमोरी बोलते हैं, स्मृति, स्मरण को। उसने उसी का ग्रीक वर्ड डाल दिया। अब इंडिका तो मिली नहीं। इंडिका को बाकी लोगों ने जब कोट किया, उसका जब ट्रांसलेशन हुआ, उन्होंने लिख दिया कि भारत में सारी न्याय व्यवस्था स्मरण शक्ति के बदौलत चल रही है, यहाँ कोई लिखने का साक्ष्य नहीं है। तो किस तरह से इस अर्थ को किस तरह से बदल के प्रस्तुत कर दिया गया, मेगास्थनीज को भी नहीं पता होगा कि बाद में लोग इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो इस तरह के साक्ष्य देकर उन्होंने ये किया कि भारत में लिखने की प्रणाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्मृति का गलत अर्थ, स्मृति ग्रंथ के बजाय उसको मेमोरी से कि हम लोग याद करके वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन है, इस तरह के कंफ्यूजन की वजह से ही ये बात आई कि भारत में लिखने की परंपरा नहीं थी। भारत में इसके विपरीत लिखने की परंपरा सिंधु घाटी के समय से चली आ रही है। अब आखिरी पॉइंट है, हमारे पूर्वजों ने क्या योगदान दिया भारत। आप देख सकते हैं कि पहला, विश्व का पहला ग्रंथ, और वो भी पोएटिकल वर्क है, वेद। इसके अलावा इससे पुराना कोई ग्रंथ लिखा बहुत कुछ मिलता है, लेकिन एक ग्रंथ के रूप में, एक कविता के रूप में इससे पुराना कोई ग्रंथ नहीं मिलता। दूसरी, वैदिक भाषा। हमारी वैदिक भाषा सबसे पुरानी ऐसी भाषा है जो आज तक, जब से शुरू हुई है तब से आज तक कोई भी समय ऐसा नहीं रहा कि जब इसके समझने वाले न हो। बाकी सारी भाषाएं ऐसी लंबा समय आया, 300 साल, 500 साल, 1000 साल का, जिसमें उन भाषाओं को समझने वाले खत्म हो गए। चाहे पुरानी ग्रीक भाषा हो, इजिप्शियन भाषा हो, सुमेरियन रही हो, अक्कादी भाषा रही हो, पहलवी रही हो, सबके कहीं ना कहीं एक गैप आया, लेकिन वैदिक लैंग्वेज में आज तक नहीं आया। आज तक वैदिक लैंग्वेज को समझने वाले लोग हैं। ध्वनि शास्त्र, किसी भी शब्द का हम उच्चारण कैसे करते हैं, हम का बोल रहे हैं या ख बोल रहे हैं तो कहाँ से बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, उसमें कोई गलती ना हो, ये सब चीज़ें, ये सब ध्वनि शास्त्र के तत्व सबसे पहले भारत में ही खोजे गए
और उसका एक ग्रंथ बना, जो शिक्षा नाम से ग्रंथ बहुत सारे चलते थे और वैदिक प्रातिशाख्य भी इसी के हिस्से थे। ये ग्रंथ चलते रहे और ये हमारे ध्वनिशास्त्र को बताते हैं, और ध्वनिशास्त्र ही को ऐसी देन है जिसपे आज पूरा का पूरा जो फिलोलॉजी का है, फोनेटिक्स का, ये सारा कुछ इसी पे आधारित है। फिर सबसे पुराना वर्ड है सर्वाइविंग ग्रामर। संस्कृत ग्रामर जो अष्टाध्यायी है, इतना पुराना ग्रंथ, ग्रामर का कोई ग्रंथ इससे पुराना नहीं होता है, किसी भी भाषा का, पूरे विश्व में किसी भी भाषा का कोई ग्रंथ इससे पुराना नहीं। फिर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, मोक्ष का कॉन्सेप्ट, उपनिषद ने, वेदांत ने जो हमें मोक्ष का कॉन्सेप्ट दिया है, इसके टक्कर का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं आया जो आदमी को इतनी अधिक शांति प्रदान कर सके। लॉजिकल, ये न सिर्फ लॉजिकल है, फिर सुनने में अच्छा लगता है, बल्कि ये तर्क शक्ति से भी इसको नहीं काटा जा सकता। कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल नोटेशन, दाशमिक दशमलव पद्धति आप लोग जानते हैं? बताए, कोई बताए क्या है? जो हम संख्या बोलते हैं तो उसमें दशमलव पद्धति का क्या अर्थ होता है? जैसे हमने बोला 12, तो 12 में क्या दशमलव पद्धति के हिसाब से आप क्या समझेंगे? दशमलव पद्धति का अर्थ होता है कि कोई भी एक संख्या है, उस संख्या को आप जिस स्थान पे रखेंगे उस स्थान का मान वो देगा, और दूसरे स्थान पे रखेंगे तो दूसरा मान देने लगेगा। आप 1 बोलेंगे तो 1 का अर्थ हुआ 1, लेकिन जब आप 12 बोलेंगे तो वहां पर 1 का अर्थ क्या हुआ? 10। वो 1 नहीं हुआ, वो दूसरे नंबर पे चला गया, वो 10 को देगा। 10 + 2। जब आप 120 बोलेंगे तब 1 का अर्थ क्या हो गया? 100। तो 1 जैसे जैसे अपनी जगह चेंज कर रहा है, उसका मान बदलता जाता है। एक जगह 1 था, दूसरी जगह वो 10 हो गया, तीसरी जगह 100 हो गया। तो ये जो उसका मान बदलना है, यही पद्धति दार्शनिक पद्धति कही जाती है। ये जो पद्धति है जिसने कैलकुलेशन को बहुत छोटा कर दिया। अन्यथा आपको अगर 772 लिखना होता तो पुराने समय में आप अशोक के शिलालेख देखिए, उसमें अगर 154 लिखना है तो वो लिखते थे 100 + 50 + 4। उस समय तक उनको 154 का नॉलेज नहीं था जो लोग लिख रहे थे। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम भारत का दिया हुआ है कि दार्शनिक पद्धति का, डेसिमल नोटेशन का, और इसी की वजह से ये, और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एज अ नंबर विथ साइन। जीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो उपनिषद में है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल फिगर से थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन भारत में ही सबसे पहले जीरो को एक संख्या मान के उसको एक बिंदु के रूप में दर्शाया गया। आप लोग कभी उसमें नेट पे सर्च करिएगा, एक बाकशाली मैन्युस्क्रिप्ट है। बाकशाली एक जगह है, पाकिस्तान में पड़ती है, वहाँ 1881 में खुदाई में एक पुस्तक मिली, भोजपत्रों पे लिखी हुई, बहुत पुरानी, लगभग 2000 साल पुरानी, 150 से 2000 साल। उस पुस्तक में संस्कृत, वो पुरानी संस्कृत में है, और उसमें गणित की पुस्तक है, और उसमें बहुत सारे अरिथमेटिक के सूत्र दिए हुए हैं, उसके बारे में है। उसमें सबसे पहले, इसमें जो हमने पहली स्लाइड थी वो उसी का एक पेज था। तो उस बाकशाली मैन्युस्क्रिप्ट में सबसे पहले, अभी तक आज तक जितने माने जाते हैं, ये जो आपने देखा होगा, ये तो इस मैन्युस्क्रिप्ट में सबसे पहले जीरो का एक नंबर के रूप में और एक साइन के रूप में, उसमें डॉट करके दिया हुआ है जीरो, वो दिखाया गया है। अभी तक इससे प्राचीन
पूरे विश्व में कहीं नहीं मिला, इससे प्राचीन कोई साक्ष्य इसका नहीं है। तो ये जो पाकशाली मैन्युस्क्रिप्ट का है, तो ये जीरो का जो योगदान है, ये भी भारत का अतुलनीय योगदान है, क्योंकि अगर डेसिमल नोटेशन ना होते और जीरो ना होता तो हमारे आज कोई कंप्यूटर काम नहीं कर रहे होते। जितना हम लोग मोबाइल और जितने टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन देख रहे हैं, AI आ गया, सारा कुछ इन्हीं दोनों चीज़ों पे है। अगर ये दोनों चीज़ें भारतीय दिमाग ने न सोची होती तो आज भले आज हम उस काबिल नहीं है कि हम कंप्यूटर बना सकें या मोबाइल बना सकें, हम उसका इस्तेमाल तो कर ले रहे हैं लेकिन हम बना नहीं पा रहे हैं। भारत की स्थिति अब आप लोगों को मालूम है कि बहुत खराब हो चुकी है। तो लेकिन प्राचीन काल में ऐसी चीज़ हमने दे दी जिसके कारण आज हम लोगों ने बना लिया। तो आज जितना हम कंप्यूटर, मोबाइल या टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो उन्हीं जीरो और डेसिमल नोटेशन की वजह से कि आसमान पर भी जा रहा है रॉकेट हमारा सारा कुछ। तो ये जो हमारे योगदान है, ये इसकी वजह से ही सारा प्रगति हुई है। आप लोग कोई अगर कुछ क्वेश्चन करना हो। मनुस्मृति का योगदान है। मनुस्मृति क्या है? जो स्मृति